अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसों की कोशिशों के बाद तकरीबन 3 हफ्ते पहले MOU पर दस्तखत किए गए थे, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी जंग बंदी हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि इस MOU के बाद खित्ते में देर पा अमन के लिए राह हमवार होगी। मगर इस MOU को अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि आबना हुर्मुज़ एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह बन गया है। रवां हफ्ते दोनों ममालिक ने एक दूसरे के अहदाफ पर दोबारा शदीद हमले किए हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने हालिया हमलों में ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान ने भी जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले किए हैं। साथ ही दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए बातचीत का सिलसिला भी जारी है। और अब एक ऐसे वक्त में जब बातचीत और कशीदगी दोनों जारी हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा देर पा अमन मुमकिन हो सकता है और आबना हुर्मुज़ का हल क्या निकलेगा। इस हवाले से अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि MOU के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी कैसे शुरू हुई। रवां हफ्ते मंगल को आबना हुर्मुज़ में ईरान के बताए गए रास्ते से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने पर ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमरीका ने 7 और 8 जुलाई की रात ईरान के 170 अहदाफ पर हमले किए, जो कि इस जंग के दौरान अब तक के शदीद तरीन हमले बताए जा रहे हैं। जबकि ईरान ने भी जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया था, जिसके बाद सालिसों की कोशिशों के नतीजे में 3 दिन तक दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया। मगर कल रात एक मरतबा फिर से ईरान ने एक बहरी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के मुताबिक ये जहाज गैर कानूनी रास्ते से आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ को ताक में सानी बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान के आबना हुर्मुज़ को बंद करने और बहरी जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने एक मरतबा फिर से ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। साथ ही सेंटकॉम ने इन हमलों की वीडियो भी जारी कर दी है, जो कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेंटकॉम के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ में ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात, गोला बारूद जखीरा करने के ठिकानों, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और साइली निगरानी के मकामात शामिल हैं। बयान में बताया गया है कि रवां हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर किए गए 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। अमरीकी वजीर जंग ने एक्स पर सेंटकॉम का बयान शेयर करते हुए लिखा कि ईरान ने गलत इंतखाब किया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में बंदर अब्बास, सिरक, जासक, चाबहार, बंदर दीर और असलुया के इलाके निशाना बने हैं। इसके अलावा ईरान के सूबा खुजिस्तान और बुशैर में भी धमाकों की इतलात सामने आई हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने ओमान के साहिल के करीब एक और बहरी जहाज को भी निशाना बनाया है, जिसमें 11 भारतीय शहरी भी सवार थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बहरी जहाज पर सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बाहिफाजत बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय शहरी अभी तक लापता है। इसी दौरान ईरान की पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा भी किया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बहरीन, कतर, कुवैत, उर्दन और ओमान में 3 मरहलों में अमरीकी अहदाफ पर हमलों में फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जबकि ओमान के दुकुम बंदरगाह पर अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और रीफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल पेट्रियट फिजाई दिफाई निज़ाम और रडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। ईरान की जानिब से इन हमलों की वीडियो भी जारी की गई है। अब अहम बात यह है कि एक तरफ जहां ईरान और अमरीका के दरमियान आबना हुर्मुज़ को लेकर कशीदगी जारी है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने की कोशिशें भी जारी हैं। और इसी सिलसिले में कल मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसैदी से मुलाकात की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक ओमान के दरमियान हफ्ते के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात आबना हुर्मुज़ में शिपिंग और ट्रैफिक के इंतज़ामात से मुताल्लिक थी। आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इन मुज़ाकरात में कतरी वफ़द ने भी हिस्सा लिया है। ईरान और ओमान मुज़ाकरात में ओमान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त का मसला हल करने के लिए अहम तजवीज़ भी पेश की गई है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ओमान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को 2 अलग अलग रास्तों के जरिए संभालने की तजवीज़ पेश की है, जिसे अभी तक हतमी शक्ल देना बाकी है। इसके तहत आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले दोनों रास्ते खुले रहेंगे। जुनूबी रास्ता जो कि ओमान के समंदरी इलाके से गुजरता है, वहाँ जंग से पहले की तरह जहाज़ों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त होगी।
दूसरी तरफ शुमाली रास्ता जो कि ईरान के समुद्री इलाके से गुजरता है, उस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से पेशगी इजाजत लेना होगी, लेकिन इस मुआहदे के तहत जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इससे पहले कल अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के सहाफी बैरक रेविड ने खबर दी थी कि अमेरिका ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे ओपन एंड टोल फ्री करार देने के लिए कल यानी हफ्ते की डेडलाइन दी थी। दूसरी सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई थी, लेकिन इस डेडलाइन के बरक्स ईरान ने अमरीकी मुतालबे पर आबनाए हुर्मुज़ को ओपन एंड टोल फ्री करार देने के बजाय अब आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जबकि आज ईरान की पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान ने वाजे कर दिया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर ताकत के जरिए कंट्रोल हासिल किया है और उसी के जरिए कंट्रोल बरकरार रखेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम मुख्तसर बीमारी के बाद आज इंतकाल कर गए हैं। लिंडसे ग्राहम न सिर्फ अमरीकी सदर के करीबी साथी थे, बल्कि उन्हें अमरीका में इसराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय और सपोर्टर भी समझा जाता था। उनके इंतकाल पर इसराइली कौमी सलामती के वजीर ने कहा है कि आज इसराइल अपने ग्रेटेस्ट फ्रेंड को खो चुका है। लिंडसे ग्राहम पर ईरान जंग की हिमायत और इश्तियाल अंगेज बयानात की वजह से उन पर वॉर मॉन्गरिंग के इल्जामात भी लगते रहे हैं। उन्होंने अपने मरने से पहले भी जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने इश्तियाल अंगेज बातें की हैं और रोड मैप बताया है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा नाकाम होता है तो उसके बाद क्या होगा। अपनी मौत से पहले अमरीकी नशियाती इदारे CBS को दिए गए एक आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा नाकाम हो जाता है तो अमरीकी सदर ताकत के जरिए आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करेंगे और ईरान को सफ़ा-हस्ती से मिटा देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि इब्राहिमी मुआहदे का दायरा वसी किया जाएगा और सऊदी अरब को भी उसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। What happens next? I spent 4.5 hours with President Trump Friday. Here's what I think will happen next. If this deal fails, President Trump is going to take the Strait of Hormuz over by force. The United States will control the Strait of Hormuz. We'll charge a fee for all those who go through to pay for the operation. And we're going to expand the Abraham Accords in calendar year 2026. We're going to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords, and which is the biggest change in 5,000 years in the Mideast. And if Iran contests control of the Strait of Hormuz by the United States, we will obliterate them. So to all the people listening, if this diplomatic effort fails, President Trump is going to take the Strait of Hormuz. Yeah. We're going to run it. We're going to try to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords to end the Arab-Israeli conflict in 2026. And if Iran continues to attack Israel and Lebanon, the new policy will be we'll hit Iran. So to the Iranians, if you're listening, when you use Hezbollah to attack Israel, I think the new policy will be we will attack Iran. सेनेटर लिंडसे ग्राहम न सिर्फ ईरान अमेरिका जंग बल्कि मशरिक वस्ता के मुस्तकबिल को लेकर हैरानकुन दावे कर रहे थे। अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान, पहले एक आर्जी जंग बंदी होती है, उसके बाद तवील मुज़ाकरात होते हैं जिसमें पाकिस्तान कतर भरपूर सालिस का किरदार अदा करते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक MOU पर दस्तखत हो जाते हैं। लेकिन उस MOU को भी चंद दिन गुजरे हैं कि दोबारा हम देख रहे हैं कशीदगी बढ़ गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जो मरकज़ है जो वजह है वो आबनाए हुर्मुज़ है। ये मामला अब कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्या MOU मुकम्मल तौर पे सस्पेंड हो चुका है जैसे कि ट्रंप कहते हैं कि अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही है, या अभी भी आपको लगता है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं और टेक्निकल टॉक्स भी आगे बढ़ेंगे इस मामले को हल करने के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस वक्त काफ़ी जो MOU है मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो 14 नुकाती मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए थे, इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो अनरिजॉल्व थे, और दोनों जो फरीकैन थे, खास करके अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता था, तो शायद उन्होंने ये समझा कि इस मौके के ऊपर कम से कम एक बड़े क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए अगर MOU पर दस्तखत हो जाए तो बाकी इश्यूज उस पर बातचीत के जरिए इसको हल किया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है और जो सबसे बड़ा इशू अब बनकर उभरा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के मेरे ख्याल में उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के इस वक्त बुनियादी तौर पर इश्यूज हैं। ईरान का ये मौकफ है कि जो क्लॉज 5 है उसमें वाज़े तौर पर ये अमेरिका ने एग्री किया है मीडिएटर्स की मौजूदगी में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी ट्रैफिक होगी उसको कंट्रोल जो है वो ईरान करेगा। लेकिन अमेरिका का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है इस हवाले से। तो अपेरेंटली इस वक्त अगर आप देखें तो ओवरऑल एक तरफ पसे पर्दा बातचीत भी हो रही है। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गुज़श्ता रात भी हमने देखा, आज भी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से जो हमले हैं
वो भी जारी हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है मेरे ख्याल में जो दोनों फरीकैन हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से अपना जो मौकफ है या अपनी टर्म्स के ऊपर उसको खुलवाना चाहते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एमओयू वाला मामला है, ये टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं, ये उसी सूरत में आगे बढ़ेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा। तो कौन सी साइड जो है कॉम्प्रोमाइज करती है, क्या ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्या अमेरिका को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में डिटरमिन करेगा कि आगे टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगे या आगे एमओयू में जो बाकी मामलात थे उन पर डिस्कशन होगी या नहीं होगी। अच्छा, जरा कमला जी एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आप कह रहे हैं कि एमओयू का नुक्ता नंबर 5 है, वो ये कहता है ना कि कुछ दिनों के लिए तो अमेरिका, कुछ दिनों के लिए तो ईरान उस पर कोई फी नहीं चार्ज करेगा, लेकिन बाद में वो ओमान के साथ बैठ के उस पर कोई तरीकेकार तय करेंगे। तो क्या दोनों में से कोई फरीक इस मुआहदे से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो ईरान का मौकफ है वो तो यही समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है इससे पीछे हट रहा है। असल में जो बुनियादी मसला है वो ईरान बिल्कुल जो एमओयू में देखें तो थोड़ा सा मुबहिम है। उसमें ये तो बिल्कुल कहा गया है कि 60 दिनों के लिए ईरान कोई भी टोल या फी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन मुस्तकबिल के लाहेअमल के लिए फिर वो ओमान के साथ मिलकर कोई तरीकाकार तय करेगा। लेकिन जो इशू इस वक्त बन रहा है वो ये है कि ईरान कहता है कि जो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे, नंबर 1 वो कोऑर्डिनेट करेंगे ईरानी हुकाम से, नंबर 2 जो रूट ईरान डेजिग्नेट करेगा वही रूट जो है वो शिप्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो इशू है अमेरिका की ये इंटरप्रिटेशन है, और अमेरिका ने जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उन्होंने भी कोशिश की थी पहले के जो ईरान ने जो रूट डेजिग्नेट किया है जिसे नॉर्दर्न रूट कहते हैं, उसको छोड़ करके वो सदर्न रूट जो ओमान की कोस्ट लाइन से होकर के गुजरता है, उस एक पैरेलल रूट सेटअप करने की कोशिश की है, जिस पर ईरान को एतराज है। और ये जो शिप्स पर अटैक्स भी हो रहे हैं, ये उन शिप्स पर हो रहे हैं जो ईरान का मौकफ है कि एक तो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, दूसरा वो रूट जिसको ईरान ने डेजिग्नेट किया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक बुनियादी नुकता। इवन आज भी अगर आप सेंटकॉम की और अमेरिका की स्टेटमेंट देखें, आईआरजीसी तो ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन जो सेंटकॉम कह रहा है वो कह रहा है नहीं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो जो सदर्न रूट है वो ओपन है टू वे ट्रैफिक के लिए। तो ये असल में अब बुनियादी नुकता है। ईरान कहता है कि जो भी ट्रैफिक वो बेशक ओमान की कोस्ट लाइन हो या हमारी कोस्ट लाइन हो, उस पर पूरा कंट्रोल हमारा है, जिस पर अमेरिका को भी और जो रीजन के बाकी मुमालिक हैं उनको भी एतराज है। और इस हफ्ते में हमने देखा है अमेरिका का ये दावा है कि उन्होंने ईरान के जो फौजी तंसीबात हैं उसमें तकरीबन 300 अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया है। ईरान भी दावा कर रहा है कि जो अमेरिकन एयर बेसेस हैं जीसीसी कंट्रीज में दोबारा उनको वो निशाना बना रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा, इसमें ऑब्वियसली जो पहले एक वेसल था वो कतर का था, पाकिस्तान भी सालिस है, तो ये कतर और पाकिस्तान का अब क्या किरदार होगा? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि ये दोनों फरीकैन जो है किसी न किसी नुक्ते पर आए और एक एमओयू पर दस्तखत हो। क्या कोशिशें जारी है पाकिस्तान की जानिब से भी? क्या स्टेटस है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कतर की तरफ से कोशिशें भरपूर जारी हैं। बीच में 2 दिन का अगर आप देखें पॉज जो आया था वो इसी वजह से आया था कि पाकिस्तान और कतर की जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी और कतर के शिप के ऊपर जो अटैक किया ईरानी अथॉरिटीज ने, और इवन के जो रिटेलिएशन में कतर के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह भेजे, लेकिन उसके बावजूद कतर जो मीडिएशन वाले प्रोसेस है उससे पीछे नहीं हटा। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस इवन उन्होंने अपना जो वफ्द है वो भी तेहरान भेजा। तो इवन अभी भी जो पाकिस्तान और जो कतरी हुकाम है पसे पर्दा उनकी कोशिशें जारी हैं। पब्लिक लेवल पर भी अगर आप देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ईरान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का, इवन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी रब्ता हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो रीजन के ममालिक हैं। इशू इस वक्त ये है कि बेशक ईरान रिटेलिएशन में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस वो कहता है गल्फ कंट्रीज में मौजूद है उनको हिट कर रहा है, लेकिन कोई भी जो गल्फ का मुल्क है, पाकिस्तान ऑब्वियसली उसमें भी शामिल है, कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दोबारा हम एक ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं। तो इस वजह से एक भरपूर कोशिश हो रही है कि बावजूद जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बावजूद बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है कि जो रोड मैप तय हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो वर्किंग ग्रुप्स बने थे, उस प्रोसेस पे वापस आया जाए और जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के हल किया जाए। तो ये अब इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो मामला है इसको किस तरीके से तय करना है। अगर इसके हवाले से कोई मिडिल वे ढूंढ लिया जाता है
तो फिर शायद बात आगे बढ़ेगी। अगर इस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि ये उतार चढ़ाव आपको नजर आता रहेगा। कभी अमेरिका की तरफ से हमला होगा, कभी ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को टारगेट करेगा। ईरान क्लियरली उसको लगता है कि सबसे बड़ी उसकी लेवरेज है, इस लेवरेज को वो खोना नहीं चाहता। कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि ईरान में सिचुएशन कितनी मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इस सूरत हाल के बाद, क्योंकि जो हार्ड लाइनर्स थे वो तो नहीं चाह रहे थे कि कोई बातचीत हो, वो चाह रहे थे कि जंग अगर जारी रहती है तो जारी रहे, लेकिन ऑब्वियसली जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से इस बात पर असर्ट किया जा रहा था कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल सकता है। तो अब उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल से निपटना? बिल्कुल, आई थिंक एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, उनकी नमाज जनाजा में जो मिलियंस ऑफ लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की और वहां पर जो क्राउड था बड़ा चार्ज था अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ उन्होंने काफी नाराबाजी की, तो उससे एक तो कयास यही है और एक असेसमेंट यही है कि वहां पर वो एलिमेंट विद इन दी इरानियन एस्टैब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या उनकी गवर्नमेंट में जो अमेरिका के साथ एक टफ लाइन लेना चाहते हैं, जो अपने इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, वो शायद ज्यादा इम्बोल्डन हुए हैं। उनको लगता है कि आज भी ईरान के अंदर जो वो तबका जो इनकलाब को उस तरीके से सपोर्ट करता है, गार्डियन ऑफ द रेवोल्यूशन है, तो उनके ख्याल में उनको ज्यादा इस तरीके से इंकरेजमेंट मिली है और उनका ये ख्याल है कि आज भी अगर उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है तो वो एक टफ लाइन ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हम दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, बेशक हमने इस हद तक तो अमेरिका को और इसराइल को रेजिस्ट किया है, लेकिन अगर दोबारा एक राउंड होता है जो उसकी कॉस्ट है इतनी ज्यादा है कि वो शायद हम उस तरीके से बर्दाश्त ना कर पाए, तो वो एक मिडिल वे ढूंढने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। बट अपेरेंटली अभी भी ये लग रहा है कि जो ईरान में जो हार्ड लाइनर्स हैं शायद उनका पलड़ा आपको इस वक्त भारी नजर आ रहा है, और यही वजह है क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी और बाकी मुल्कों का भी ये मौकफ था कि इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अगर कुछ इश्यूज हैं तो शायद ईरान को इस मौके के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, दूसरे चैनल्स भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन शायद जो वहां पर हार्ड लाइनर्स हैं उनको ये लगता है कि अगर वो इस तरीके से असर्ट नहीं करवाएंगे तो उनकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, सीनियर तज्ज़ियाकार साफी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरों पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 5 अगस्त को होने वाले अपोजिशन के एहतजाज और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने जुमे को ऐलान किया था कि मुल्क में जारी सियासी बहरान और सिक्योरिटी हालात पर 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाज का शेड्यूल मजीद मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। यानी अपोजिशन इत्तेहाद ने अभी यह वाज़े नहीं किया कि क्या यह एहतजाज एक रोज़ा होगा या कई दिनों तक जारी रहेगा। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अपोजिशन इत्तेहाद पर दबाव डालते हुए मुतालबा किया है कि अपोजिशन ये यकीनी बनाए कि एहतजाज की कॉल एक रोज़ा नहीं होगी। अलीमा खान ने मजीद कहा है कि अब हम दबाव बढ़ाएंगे ताकि इमरान खान को इलाज की सहूलतें मिल सके और वो कैद तनाई से बाहर आ सके। इस पर और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केपी में इंफॉर्मेशन शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले एहतजाज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। ये वही दिन है जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट भी किया गया था और उन्होंने कहा कि दीगर मामलात पर यह एहतजाज होगा। लेकिन आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने यह कहा है कि एहतजाज एक दिन का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुश करना चाहिए इस चीज़ पर कि एक दिन का एहतजाज ना हो, ये जब तक जारी रहे जब तक इमरान खान को सेहत की सहूलियात नहीं मिल जाती या उनकी रिहाई नहीं हो जाती। तो क्या फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 5 अगस्त की बात है तो इमरान खान साहब की कैद को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस पे पार्टी जो है अपना लाएअमल भी देगी और तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब के पास है और वो जो भी फैसला करेंगे वो सबके सामने होगा और तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। शहजाद साहब, जहां तक एक दिन की एहतजाज की बात है या जो भी एहतजाज होगा, धरना होना है, इस्लामाबाद कॉल करना है, जो भी फैसला पार्टी करेगी तहरीक इंसाफ या अचकज़ई साहब जो की मशावरत से होगा। और हम भी चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो फैसला कुन हो, क्योंकि 3 साल ना हक कैद में इमरान खान साहब को हो गए हैं और जिस किस्म की कैद इमरान खान साहब गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कैद
किसी ने नहीं गुजारी। और जो पिछले 7 महीनों से जिस तरीके से उनको आइसोलेशन में डाला हुआ है, कोई मुलाकात नहीं हो रही, कैद तन्हाई में है, रसाई भी नहीं मिल रही, ना जाती डॉक्टर की, ना बहनों की मुलाकात, ना बेटों से बातचीत हो रही है। तो ये तमाम तरह चीजों को सामने रख के फैसला किया जाएगा और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि इस बार जो भी होगा वो फैसला कुन होगा। लेकिन शफी साहब, ये कंफ्यूजन जो आपकी पार्टी में ये खत्म क्यों नहीं होती? मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान की बड़े क्लियर डायरेक्शंस है कि अचकज़ई साहब ने फैसला करना है, तो आप लोग लीमा खान साहबा से मुलाकात करते रहते हैं। जब एहतजाज होता है ट्यूसडे को, हर मंगल को अडियाला के बाहर, उससे मुलाकात होती है। तो ये क्यों नहीं आप लोग डिसाइड कर सकते कि एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही शख्स बात करे ताकि एक वाज़ेह मैसेज जाए ना? फिर कितना मुश्किल है ये करना? देखिए अलीमा आपा जो स्ट्रगल कर रही है इमरान खान साहब के लिए, वो उनके भाई हैं और बहन का जो रिश्ता भाई से होता है बड़ा प्यार भरा होता है। जिस तरीके से वो अडियाला के सामने हर ट्यूसडे को आती है, अदालतों की चक्कर काट रही है, उनका काफी बड़ा रोल है इसमें। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे रैली से भी खिताब किया। ये तमाम तरह चीजों को सामने रख के ही फैसला किया जाएगा। पार्टी भी बैठेगी, अलीमा आपा से भी मशावरत होगी। अचकज़ई साहब ने फाइनल फैसला करना है। हम बारहा ये बात दोहरा चुके हैं क्योंकि जो फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब ने उनको दिया है, और जब इमरान खान साहब ने ये इख्तियार उनको दे दिया है तो तहरीक इंसाफ में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब के इस फैसले के सामने आए। हम बारहा अचकज़ई साहब के साथ राब्ते में हैं और 5 अगस्त को हम एक बेहतरीन लाएमल अवाम के सामने रखेंगे। अच्छा, दूसरा एक ये जो आप लोगों का बिल था जो फिर कानून बन गया, केबी प्रोविंशियल असेंबली ने जो एक्ट पास किया पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस का, उसमें पहले तो मैं आपके जितने इंटरव्यूज देख रहा था आपके साथियों के, आप लोग उसका खुलकर दिफा कर रहे थे। लेकिन 2 रोज पहले आपने कहा कि सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि इस पर नजरसानी की जाए, और उसमें भी आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अगले जुमले में आपने ये कहा कि इसकी जो मुतनाज़ा शिकें हैं उसको निकाल दिया जाएगा। तो अगर मुतनाज़ा है तो फिर प्रोपेगेंडा तो नहीं हुआ ना, फिर तो ये तनकीद दुरुस्त हुई। और जरा बताइएगा कि किन शिकों को अब आप लोग समझते हैं कि मुतनाज़ा है इसमें से? शहजाद साहब, एक चीज हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि जो बिल है, देखिए जो बिल कैबिनेट के सामने आया वो बिल, उसमें ऐसी कोई भी मुतनाज़ा चीज नहीं थी। जो पासपोर्ट की बात हो रही है उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था, और ऑफिशियल पासपोर्ट जब एमपीए बनता है तो उसको हासिल हो जाता है 5 साल के लिए। जो बिल कैबिनेट के सामने आया तो उसमें ना स्पाउस का जिक्र था, ना लाइफ टाइम का जिक्र था, ना बच्चों का जिक्र था। फिर जब ये इस कैबिनेट से पास हुआ और हमने असेंबली भेजा, असेंबली में हमारे पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर है उसने इसमें अमेंडमेंट की, और वो वीडियो भी आपके सामने मौजूद होगी, और उसी टाइम उसको पास किया गया। ये 30 अप्रैल की बात है। 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ। जब 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ लेकिन वो चीज अपलोड नहीं हुई, बिल्कुल ये मैं मानता हूं, और ये अपलोड करनी चाहिए थी असेंबली को, कोई शक नहीं है। ये नहीं छुपाया इसलिए नहीं गया, छुपाने के लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि प्रेस गैलरी में तमाम मीडिया के रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, वो कैमरा उसको लाइव कवर करते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। जी, और इसीलिए इस बिल में ये भी डाल दिया गया है कि अब स्पीकर की मर्जी के बगैर सब चीजें जो है वो रिपोर्ट भी नहीं की जाएंगी। जिस चीज पे उन्होंने एतराज कर दिया कि रिपोर्ट नहीं होगी, वो रिपोर्ट भी नहीं हो सकेगी। नहीं, उस चीज को तो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जर्नलिस्ट के साथ बैठ के ये तमाम तरह शिकों को दूर किया जाएगा जो सहाफियों के हवाले से थी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा को हर चीज में क्यों एम्फसाइज किया जाता है। ये चीज सिंध के असेंबली में भी मौजूद है। क्योंकि जितना मैं इसका जवाब देता हूं, क्योंकि जितना हाई मॉरल ग्राउंड आप लोग लेते हैं वो दूसरी जमातें नहीं लेती हैं, जिनको आप कहते हैं रिवायती जमातें। तो अगर आप समझते हैं कि आप रिवायती से हट करें तो फिर आपको उसी बैरोमीटर पे देखा जाएगा ना। बिल्कुल, हम रिवायती से हटके हमारी जुमात है, इसलिए हमने 24 घंटों के अंदर अंदर इस पे एक्शन लिया। हम वो लोग नहीं है कि 11 अरब के जहाज को असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि भाई लिया है भाई, फिर उस पे कहके भी लगते हैं। हम वोट के जरिए आए हैं, हमें पता है हमने अवाम के पास दोबारा जाना है। हम ऐसी कोई भी शिक पास नहीं करेंगे जिसमें हमारे वोटर को, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो, जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ात हो। तमाम शिकों को जो 1988 का एक्ट है उसी के मुताबिक दुरुस्त किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। जिसमें ब्लू पासपोर्ट 5 साल के लिए एमपी के लिए मिलता है वही होगा। इसके साथ साथ जितनी भी शिकें 1888 अगर आप कह रहे हैं कि आके उसमें अमेंडमेंट होगी, तो आप लोगों ने ऐसे ही पास कर दिया, देखा नहीं कि क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं, और पहले आप फिर दिफा करते रहे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो मुतनाज़ा चीजें उसको हटा दिया जाएगा, इसमें प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा तो नहीं है, तो ये खुद आप तस्लीम करें, मुतनाज़ा चीजें हैं इसमें, और ये अमेंडमेंट आखिरी वक्त पे आ गई। तो कोई पढ़ता नहीं है कि बिल में क्या आ रहा है और क्या पास कर रहे हैं आप?
नहीं, ये कि कैबिनेट से जो चीज गई थी वो एक अलग थी, वो ड्राफ्ट अलग था। ये अमेंडमेंट जो है असेंबली में हुई थी और उसी टाइम ही असेंबली में पास हो गई थी। अब 30 अप्रैल को हमारी आप हाजिरी पे देख लें तो हमारे कोई 12-13 एमपीएस वहां पे मौजूद थे। देखिए, गलती हो गई है, हम मान लेते हैं, लेकिन गलती को हम सही कर रहे हैं। ये क्रेडिट आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दें, आप सीएम आफरीदी साहब को दें। और ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होगा जिससे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जिससे साफियों को सही। तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बाद रियासत ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान का आगाज़ किया था, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इसकी मजीद तफसीलात क्या है, इस ऑपरेशन की क्या नौयत है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब ने। ज़ियाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा तफसीलात बताइएगा, ऑपरेशन शाबान जो स्टार्ट किया है, क्या अब तक इसकी जो है लेटेस्ट नंबर्स हैं, कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, और ज़रा बताइएगा कि हदफ क्या है, मकसद क्या है इस ऑपरेशन का, और ये कैसे जो माजी के ऑपरेशन है उससे मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ब्रदर। जैसे कि आपको मालूम है, 4-5 दिन पहले दहशतगर्द कोयटा के पास ही इलाका है अनाउड़ुक, वहाँ जो है नैते लोगों के आए थे, वहाँ एक किली में, वहाँ उन्होंने नैते लोगों को मारा भी था और वहाँ से उठाकर ले भी गए थे। उसके बाद जो है अगले ही दिन उन्होंने यही पहाड़ी सिलसिला ज़ियारत तक जाता है, जहाँ से उन्होंने हमारे 40 पुलिस के लोगों को शहीद किया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वैसे ही आईबी ऑपरेशंस कर रही थी। इन दो जो बड़े वाकयात हुए, इसके बाद फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को अब किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके बाद अगले दिन एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें फील्ड मार्शल साहब आए और उनको सारी ब्रीफिंग दी गई। तो फील्ड मार्शल का, जिस तरह आपको पता है, यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। तो यहाँ एपेक्स कमेटी में प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, वहाँ ये फैसला हुआ कि ये जो दहशतगर्द हैं, जिनकी वजह से नैते लोग, मासूम शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं, इनका अभी खला कमा करना ज़रूरी है। तो उस दिन से पाकिस्तान के फोर्सेस ने ऑपरेशन स्टार्ट किए इन इलाकों में, जिसमें अभी तक 100 के करीब तक दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। और आप बता रहे हैं कि जो नौयत है इस ऑपरेशन की वो मुख्तलिफ है, क्योंकि जो आईबीओज है वो तो हमने देखा है कि बलूचिस्तान में पहले भी हो रहे थे, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बट ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन शाबान, इसकी नौयत मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल एक पहाड़ी सिलसिला है, कोयटा से ज़ियारत तक, जहाँ से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात है और उन्होंने यहाँ कार्रवाइयाँ भी की। ये पूरा एक सिलसिला है जहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया है पाकिस्तान की फोर्सेस ने, और वो इसी इरादे के साथ कि इंशाल्लाह जब तक एक दहशतगर्द भी जिंदा है, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। राइट। और ये भी बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब वहाँ पे गए, जो एहतजाज कोयटा में इस वक्त जारी है, लेकिन एहतजाज गालिबन ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत से? देखिए, पहले दिन जब ये वाकया हुआ था ज़ियारत का, तो वज़ीर आला साहब यहाँ से खुद बाय रोड ज़ियारत चले गए ताकि वो खुद अकायद को जान सकें। तो वहाँ से जो गए, वहाँ हमने अकायद सुने, लोगों को सुना, शोहदा की लवाहिकीन को सुना। तो उसी मौके वहीं पर ही SSP को वज़ीर आला साहब ने मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। फिर वहाँ लोगों ने कुछ और वज़ीर आला साहब से शिकायत की कि ये कोताहियाँ भी हुई हैं। तो वज़ीर आला साहब ने ज़ियारत से पहुँचते ही एक आला सतही कमेटी बनाई, जो इसकी तहकीकात करे कि किसकी गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया था। लेकिन उसके बाद लवाहिकीन आ गए कोयटा, इन्होंने एहतजाज जारी किया। उनकी मर्जी ये थी कि कमेटी की बजाय एक आला सतह का अदालती कमीशन कायम किया जाए। तो हुकूमत का तो यही मौक़िफ़ है कि ये शोधा हमारे शोधा है, उसमें अगर मजीद बेहतरी की तरफ जाके अकायद तक हम पहुँच सकते हैं तो इसमें भी कोई वो नहीं है मुज़ायक़ा। तो हुकूमत ने उनकी ये शराइत भी मान ली कि हम आपको जो जुडिशल कमीशन है वो बना कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो 6-7 मुतालबात थे, 70-80% जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट में ने मन और अन तस्लीम कर लिए हैं। सही। और अभी आप कह रहे हैं कि अगर मजीद उनके कोई मुतालबात हैं?
तो वो भी सुने जाएंगे और उनको पूरा किया जाएगा। इस तरह है कि जो लवाकिन की जीनियन मुतालबात हैं, जो शोहदा की लवाकिन के मुतालबात हैं, वो तकरीबन मुकम्मल उन पर अमल दरामद किया गया है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में चीजों को पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने शोहदा के आड़ में कुछ अब मुतालबात ऐसे रखे हैं कि वो अपनी सियासत को बरकरार रख सकें। इस सियासत की वजह से धरना अभी तक जारी है, वरना सरकार गवर्नमेंट ने अपने शोहदा के लवाकिन के मुतालबात राब्ता हमारा जो है ज़ियाउल लांगू साहब से मुनक़ता हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो शोहदा के लवाकिन थे उनके जो 70 से 80% मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। कुछ वो कह रहे हैं सियासी अनासर हैं जो कि वहाँ पे अभी तक धरना दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो सियासी मुतालबात हैं। अब जो ऑपरेशन शाबान का आगाज़ हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इससे जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में बिलखुसूस उसको ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।